ना, इसके बारे में हमने उनके बारे में उनसे जानना चाहा, हर बार बुलाना चाहा। कम से कम हमने एसएमएस हॉस्पिटल में 4 जनमंच कर दिए जिसमें हर बार उनको बुलाना चाहा और हर बार उन्होंने कन्नी काट ली, कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं बिजी महसूस करके। क्या ये केवल बंद कमरे की योजनाएं हैं? वाकई में बंद कमरे की योजनाएं हैं? मैंने पहले भी कहा था कि पद्म भूषण और पद्म श्री पाने की योजनाएं हैं या फिर आम आदमी की योजनाएं हैं। यहाँ पे पेंशनर्स और फार्मासिस्ट की भूमिका में विष्णु दत्त जी हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो निर्विवाद तथ्य है कि मुख्यमंत्री ने निःशुल्क दवा योजना एक बहुत अच्छी फ्लैगशिप योजना लागू की है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि एसएमएस हॉस्पिटल में एमसीएच, एमडी, एमएस स्तर के डॉक्टर्स के ऊपर एक एमबीबीएस डॉक्टर को हावी करना, ये बात समझ से परे है। क्योंकि जो दवाओं की गुणवत्ता है उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स की जो कमेटी है वो उसको तय करना चाहिए कि कौन सी दवाई यहाँ पे आनी चाहिए और कौन सी दवाई रिजेक्ट होनी चाहिए। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि जो पहले डॉक्टर्स के घर के ऊपर भीड़ लगा करती थी वो कहीं एक जगह सीमित हो गई है। तो इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, प्रशासन को देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की योजना में बेईमानी नहीं है, लेकिन जो प्रशासन इसको लागू कर रहा है वो ये नहीं देख रहा कि दवाई की गुणवत्ता क्या है, दवाइयां जहां से वितरित की जा रही है वहां रखाव क्या हो रहा है, टेम्परेचर का स्तर क्या है, मॉइस्चर का स्तर क्या है। मैंने देखा है बरसात के मौसम में एक गोली आती है, ओमपेराजोल टाइप की कोई गोली थी, उस गोली बिल्कुल जैसे पानी पानी हो जाती है, वो कारण मॉइस्चर का है। मेरी कई डॉक्टरों से, जो बड़े चिकित्सक इस अस्पताल से, उनसे बातचीत हुई है, उनसे खुल करके बात हुई है। न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में देख लो, न्यूरोलॉजी की दवाई आपको मिलेंगी नहीं। जब फ्री मेडिसिन के अंदर न्यूरोलॉजी की दवा नहीं मिलेंगी, आज के जमाने में ज्यादातर लोग न्यूरोलॉजी के शिकार होते हैं, वो दवाइयां उपलब्ध नहीं है। आंखों के अंदर एक साधारण दवाई थे टीयर्स ड्रॉप, वो टीयर्स ड्रॉप उपलब्ध नहीं है। आप लेंस उपलब्ध करा रहे हो, टीयर्स ड्रॉप उपलब्ध नहीं करा रहे हो, तो इससे आम आदमी के मन में थोड़ी शंका पैदा होती है। सरकार को ये चाहिए कि ये एक आदमी में इस अधिकार को नियत नहीं रखना चाहिए, इसकी कमेटी होनी चाहिए, विशेषज्ञों की समिति होनी चाहिए। पूर्व जनमंच में मैं आपके सामने प्रे की थी सरकार से कि जब तक एक्सपर्ट दवा विशेषज्ञों की, बीमारी विशेषज्ञों की एक कमेटी बना करके उनके द्वारा नामित दवाएं नहीं खरीदी जाएंगी तो इस योजना का पूरा लाभ आम जनता को नहीं मिल सकेगा। पेंशनर्स की कोई पेंशनर्स की बहुत समस्या है। पूर्व में ये था कि जो 60 वर्ष से अधिक का आदमी था उसके लिए एक अलग से इंतजाम होता था, अलग से उनके लिए दवाएं दी जाती, वरिष्ठ नागरिक भी शामिल है उसमें। लेकिन मैं स्वयं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य महोदय से मिला, लिखित में देकर करके आया कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं ये लाइन में खड़े नहीं हो सकते, 70 साल का बूढ़ा लाइन में खड़ा नहीं होगा, इनके अलग से व्यवस्था करवाओ। उन्होंने कहा मैं 2 दिन में आदेश जारी कर दूंगा। आज उस बात को 1 साल हो गया लेकिन उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने ये जो निःशुल्क जांच की योजना लागू की, बहुत अच्छा किया है, आम पब्लिक को इसका फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की पर एक रिहर्सल जो 1 अप्रैल को आपके फ्री जो एक रिहर्सल हुआ उसी में हालात खराब हो गए। जो पेंशनर्स को जिस जगह से दवाइयां मिलती थी, पेंशनर्स जिस जगह का सुविधा का उपभोग करते थे, वो जगह इन्होंने उस मुफ्त जांच योजना के अंदर दे दी गई। आज पेंशनर्स की हालत देखिए, वहां पर जो सुबह 8 बजे आता है वो 4 बजे दवाई लेकर के जा पाता है, 8-8 घंटे। जबकि पेंशनर के ऊपर ये राज्य सरकार कोई मर्सी नहीं कर रही है, कोई मेहरबानी नहीं कर रही है। आज भी राज्य कर्मचारी पैसा कटवा रहा है। पेंशनर अगर दवाई ले रहा है तो उसने अपना पैसा कटवाया है, वो मुफ्त दवाई योजना में उसको 15 दिन की दवाई से ज्यादा देते नहीं है। इसलिए कई चीजें हैं, इसके ऊपर सरकार को देखना चाहिए। योजना अच्छी है, नीयत अच्छी है, लेकिन उसको जो लागू करने वाली मशीनरी है वो कहीं न कहीं बेईमानी कर रही है। जब हमने संगठन शुरू किया और मैं संगठन के फाउंडर्स में से एक हूँ और ये लगभग 72 में फॉर्म हुआ, तो निश्चित रूप से एक संगठन हुआ करता था और एक ही संगठन होना चाहिए। समाज है, संगठन होता है, सभी में होता है, संगठन एक होता है और संगठन होना चाहिए। लेकिन संगठन को समस्याओं के साथ साथ अपने स्तर में और उसमें भी सुधार करना चाहिए। पता नहीं कहाँ रख देती हो? टेबल पे ही तो रखी थी ना रोज की तरह। लगता है इसके साथ बादाम भी खिलाना पड़ेगा आपको। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत है। ठीक है, अभी जल्दी जाइए। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। मेरी माटी, मेरा पानी, रहे सुरक्षित, हमने है ठानी।
जी हाँ, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में हम मिलजुल कर वो सारे कदम उठाते हैं जिनसे बारिश की हर एक बूंद का सिंचाई, वृक्षारोपण, कृषि और चारागाह विकास के लिए सदुपयोग हो सके और हो प्रभावी भू संरक्षण। इसके साथ ही हम बनाते हैं स्वयं सहायता समूह, खास तौर से महिलाओं के आर्थिक संबलन के लिए, क्योंकि हमारा ध्येय है जल और मृदा संरक्षण के साथ ग्रामीण समुदाय के सर्वांगीण उन्नयन का और आपकी खुशहाली का। जल ग्रहण विकास संबंधी सभी जानकारियों के लिए आज ही निकटतम राजीव गांधी सेवा केंद्र में संपर्क करें। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए। ये कैसे होगा? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। नमस्कार, सलाम। मैं हूं आयुष्मान खुराना। मैं हूं रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत मेरी और रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला, ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। नमस्कार, सलाम। मैं हूं आयुष्मान खुराना। मैं हूं रोहन सिप्पी। आप देखिए खास बातचीत
मेरी रोहन सिप्पी की ऑन द फिल्म नौटंकी साला ओनली ऑन ईटीवी। नौटंकी साला पर एक्सरे डिपार्टमेंट के लोग जुड़े हैं, वो भी शायद हड़ताल पे जाना चाहते हैं। पिछले 30 सालों से राज्य सरकारों द्वारा रेडियोग्राफर को बिल्कुल नीचे से नीचे दखला जा रहा है, जबकि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी होती है, जो कि जांच करके डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है वो रेडियोलॉजी का प्रमुख काम होता है। लेकिन राज्य सरकार ने रेडियोग्राफर को 85 में इनकी रेडियोग्राफर की सैलरी एक समय में बहुत ऊपर थी, जो आज के जमाने में इनकी 3rd ग्रेड टीचर से कम सैलरी होती जा रही है। अभी निःशुल्क जांच से पहले हमने सरकार से पिछले 1 साल से रेडियोग्राफर एसोसिएशन ने वेतन विसंगति के बारे में सरकार को कई बार मुलाकात की। सीएम साहब से 2-3-4 बार मुलाकात हो गई, लेकिन उन्होंने भी हमें कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। हाँ, मित्रोदय गांधी जी बैठे हैं यहाँ पे, मित्रोदय गांधी जी से बात करना चाह रहा हूँ। अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं डॉक्टर साहब का समर्थन करता हूँ कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं सरकारी अस्पताल में रह के, उनको बहुत अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी कह रहे हैं सरकार में जब चुने हुए प्रतिनिधि जाता है, हमारा नेता या कोई भी जनप्रतिनिधि जीत के जाता है, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सेवा करे। उनसे तो सब लोग उम्मीद करते हैं कि उनको जन सेवा करनी चाहिए, पर डॉक्टर लोग और यदि वो पढ़ाई करके जाते हैं या उनसे कमाई की वहाँ तनख्वाह तय हो जाती है, उसके बावजूद वो यहाँ पे ये चीजें मरीजों के बीच में जहाँ आज उनको भगवान कहा जाता है, वो तय कर रहे हैं कि हमको दूसरी जगह पैकेज मिल रहे हैं। जब सेवा की बात आ गई तो अपन पैकेज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए मित्रोदय जी बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टरों के प्रोफेशन की बात कर रहे थे। सेवा दोनों तरफ से होती है। मैं बताऊं, हम लोग राजनीतिक के लोग की भी सेवा का हम लोग शपथ लेते हैं और डॉक्टर लोग भी लेते हैं, लेकिन आप लोग को याद दिलाना चाहूंगी, कोई भी पार्टी हो, हम लोग सदन में अपने सैलरी को तो इंक्रीज करते जाते हैं और डॉक्टर या और किसी सेवादारों के लिए उनको ज्ञान देते हैं कि आप तो नोबेल प्रोफेशन में हो, आप मत करो। नहीं, मैं यही कह रही हूँ, नहीं। और राजनीति की सेवा का एक बहुत ही राजनीतिक सेवा का एक बहुत अनूठा उदाहरण दे रही हूँ मित्रोदय जी। ये जो मुफ्त दवा योजना थी, डॉक्टर समित शर्मा ने जो योजना बनाई थी, ये सेवा में मेवा खाने की योजना थी, जिसमें राजनीतिक नेता लोग भी इन्वॉल्व थे और वो अधिकारी भी इन्वॉल्व थे कि डॉक्टर अकेले पैसा कैसे खा रहा है। ऐसी योजना बनाई जाए, सुनिए, ऐसी योजना बनाई जाए, नहीं मेरी सुनिए अतुल जी, ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें जनता गुमराह हो जाए और हमारी जेब मोटी हो जाए। ये योजना मुफ्त दवा योजना के नाम पे बनाई गई और मुख्यमंत्री जिस तरह से जादूगर हैं कि हमारा जादू चल जाएगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, मुफ्त दवा। और जब पोल खुली है, जनता के सामने बात आई है, मुख्यमंत्री जी और उनके टीम की जेब तो मोटी हो गई, पर जनता की दिमाग और पेट सब खाली हो गया है। जो जवाब मांगेगी चुनाव में जनता, ये सबसे बड़ी विडंबना जो इस लोकतंत्र की है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जो विपक्षी दल है वो सिर्फ गाल बजाता है और अच्छी से अच्छी योजना जो देश हित के लिए, जनहित के लिए, उसकी धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे रहते हैं, जनता को भ्रमित करने में आगे रहते हैं। समित शर्मा ने यदि कोई राय दी और वो जनता के हित के, तो उसे साधुवाद दीजिए। जनता ही बोल रही है आप लोगों को हर चीज में मेवा चाहिए, ये आपकी आदत है, आपकी भाषा में भी मेवा आता है, आपकी कार्यशैली में मेवा आता है। और ये 22,000 करोड़ का भ्रष्टाचार अशोक गहलोत ने नहीं, वसुंधरा राजे ने किया था। और ये कैलाश मेघवाल जी बोलते थे, आपके जो स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत थे, वो बोलते थे। तो भ्रष्टाचार की जननी का आपकी क्या बोल रहे हैं आपके मुख्यमंत्री के लिए? कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वेरी गुड। पूरे जनता को दवाई दे, मेवा नहीं खा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? जी का नाम पीछे से एक सवाल आ रहा है। अर्चना जी पीछे से एक सवाल है, मैं पीछे से सवाल लेना चाहता हूँ। ये भाई जो है ये बीपीएल कार्ड से है, इसके पास लगाने के लिए कोई पैसा नहीं है। इसके पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, डॉक्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने बोला इसके लिए 60,000 रुपए लगेंगे। अब ये आदमी 60,000 रुपए कहाँ से ला? सर, ये बीपीएल कार्ड का जो वो आदमी है, ये गरीब आदमी है, इसके पास पैसा नहीं है, ये अपने बाप का, पिताजी का इलाज कराना चाहता है। 60 साल में ज्यादातर कांग्रेस जिसने हुकूमत की है, कांग्रेस ने, तो इसने देश के लोगों को इतना कमजोर बना दिया और इतने घोटाले और ये हो गए कि बॉर्डर पे इतना सा छोटा सा देश है। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान होने के बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इतना छोटा सा है कि इस गवर्नमेंट ने लोगों को इतना कमजोर बना दिया है कि बस खाली बातें करते हैं, ये करना है वो करना है, करते कुछ नहीं है। हम अंदर से इतने कमजोर हो चुके हैं, इतना सा देश है छोटा सा। दोनों तीनों सवालों में यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जिनसे हम जवाब ले सके। ये हमारी विडंबना है कि हम उनसे कोई जवाब नहीं ले पा रहे। अब ये जवाब कौन देगा? ऊपर वाला ही जानता है, और इन मरीजों का हालात भी ऊपर वाला ही जानता है। मैं यहाँ पर योगेंद्र सिंह तंवर जी के पास आना चाहता हूँ, बीजेपी से विधि प्रकोष्ठ से हमारे बीच बैठे हैं। ये अस्पताल ऐतिहासिक अस्पताल रहा है
निश्चित रूप से आप जब ये विषय आपके सामने आ रहे हैं, इनसे लग रहा है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स और स्टाफ भी संतुष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो सुविधाएं दी जाने की बात कही जा रही है वो संभव ही नहीं हो सकती। ये प्रथम दृष्टया दिखाई दे रही है। यहाँ जो मुफ्त दवाइयों का जो आकर्षण का लोक लुभावन घोषणाएं की गई, उस लोक लुभावन घोषणा कारण से यहाँ इतनी भीड़ हो गई है। ये सर दर्द, पेट दर्द और छोटे जुकाम बुखार के मरीज भी यहाँ मुफ्त दवाइयां लेने आएंगे तो एसएमएस में निश्चित रूप से भीड़ होगी। आप पीएचसी लेवल तक ये छोटे मोटे जो इलाज है उनकी दवाइयां तो वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए थी। यहाँ आपने भीड़ बढ़ाकर, हमने जनमंच किया था तब हमने एक चीज यहाँ पे बात रखी थी और सरकारों के सामने बात रखी थी कि इस अस्पताल को रेफरल हॉस्पिटल बना दिया जाए। इस अस्पताल को रेफरल हॉस्पिटल बना दिया जाए ताकि यहाँ पर लोग आए, अपने अच्छे इलाज के लिए आए। बाकी भी 3-4 हॉस्पिटल इस शहर के अंदर हैं जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, उनको थोड़ा डेवलप कर लिया जाए। परंतु ये चीज क्यों नहीं डेवलप करना के, ये क्या कारण क्या ये सरकार ने जब जाते हुए 4.5 साल समाप्त होने के बाद जब 6 महीने में अपनी योजना घोषित की है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई कार्य योजना और उनकी नीयत ठीक नहीं है। यदि वास्तव में उनका ये होता तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तय होता, उसकी मॉनिटरिंग का जो है यहाँ कुछ तय होता, उसके बाद लागू करते तो निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ होता। पीछे से 2-3 सवाल निकल के आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार को चिकित्सा व्यवस्थाएं कमती करनी है, यहाँ पर दबाव कमती करना है तो उसको नीचे से अपने स्ट्रेंथन करनी होगी। जबकि वो ऊपर से स्ट्रेंथन करती है तो सब बक्के यहीं आता है और नीचे की जो जितनी भी चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो खाली पड़े हुए हैं। वहां पर बिल्कुल ऐसी दयनीय स्थिति है चिकित्सा व्यवस्थाओं की, उसके कारण वो एसएमएस में आता है। इसलिए चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए नीचे से अगर हम स्ट्रेंथन करते हुए जाएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पर दबाव नहीं आएगा और वहां पर ठीक होंगी। पीछे से सवाल आ रहे हैं, पीछे सवाल ले लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं। हमारा ये है कि यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एक जिस 400 किलोमीटर से यहाँ आते हैं। इससे पहले जो हमारे पीएचसी है, सीएचसी है, सीएचसीओ की हालात ये है कि वहाँ पे सर्जन तो बैठा है लेकिन वहाँ बेहोशी वाला डॉक्टर नहीं है। अब सर्जन जब तक बेहोशी डॉक्टर नहीं हुआ, सर्जन क्या करेगा? दूसरा सर्जन है, सर्जन कुछ नहीं कर रहा है वहाँ। एक दूसरी जगह वहाँ बेहोशी वाला डॉक्टर बैठा है लेकिन वहाँ सर्जन नहीं है। इस तरह का इनका कॉम्बिनेशन है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, बार बार इस चीज को मुद्दा उठाया जा रहा है। एक सर्जन है लेकिन उस सर्जन की सेवाएं वहाँ के लोग नहीं ले रहे। और हम क्या करते हैं, 500, जैसे मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ, हनुमानगढ़ क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, नौर से, मेरा ये कहना है कि वहाँ पर जैसे मैं मेरे नौर की पीएससी के बता रहा हूँ कि वहाँ पे सर्जन है लेकिन वहाँ पे बेहोशी के लिए नहीं है। बेहोशी के लिए क्या करते हैं, या तो यहाँ आते हैं 600-500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, या फिर सिरसा क्षेत्र लगता है, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ बुरी तरह कटाई होती है। एक छोटी सी, अगर एक छोटा सा ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है जिसके लिए वहाँ 50-50 हजार रुपए लगते हैं। ये इस तरह की यहाँ सुविधाएं नहीं दी जा रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पीएचसी सीएचसी है, यहाँ से अच्छे पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टरों को वहाँ भेजा जाता है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर भी इस चीज को देख के वहाँ क्या करते हैं, जो ओपीडी में जाते हैं, ओपीडी वाले कहते हैं आप ये करो कि जयपुर चले जाओ एसएमएस में। वहाँ से इस चीज के यहाँ जो जनता के जो अभी बात हुई थी कि यहाँ जो संख्या बढ़ रही है, बढ़ने का कारण ये है कि पीएचसी और सीएचसी से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो वहाँ नहीं मिल रही है और प्रशासन की वजह से वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। और कोई सवाल? जो सरकार ने 108 जो एम्बुलेंस लगाई है वो गरीबों के किसी के काम में नहीं आती। मैं कई बार देखती हूँ, कहीं तो मॉल में खड़ी होती है, कभी पिक्चर हॉल में खड़ी होती है। और जो वहाँ पे गाँव में जो ये मुफ्त की जो दवाइयाँ दे रही है, लाल पीली नीली, इनके अलावा कोई दवाई नहीं मिलती है। कल परसों के दिन हमारा जो छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ दो व्यक्ति घायल हुए थे। एक व्यक्ति तो हमारे यहाँ एसएमएस में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन एक पेशेंट ऐसा था कि उनको ट्रांसफर प्राइवेट हॉस्पिटल में कर दिया गया। क्यों ऐसा? क्यों यहाँ इतना बड़ा एसएमएस अस्पताल है, इतना बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ इलाज क्यों नहीं हो सका? क्या कारण है इसका? सवाई मानसिंह अस्पताल के ऊपर प्रशंसक चिन्ह लगाएं। जनता से अपील है, अगर इन संसाधनों में अगर ज्यादा से ज्यादा जो कार्य की जो मैन पावर उसको बढ़ा दिया जाए और अस्पताल के अंदर, तो निश्चित रूप से जो इसका पूर्व का स्वरूप वो लौटेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी अस्पताल के अंदर कर्मी है, चाहे किसी भी कैडर वाइज, उनको अगर बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से अस्पताल में जो गरीब जनता है, जो रेफरल एक हमारा सुझाव है कि ग्रास रूट से अगर इस मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से गाँव के मरीजों को यहाँ कम से कम संख्या में आना पड़ेगा। एसएमएस जो है हॉस्पिटल अपने देश का एक सबसे बहुत बड़ा और नामी हॉस्पिटल है, पर मैं मेरी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अच्छे डॉक्टर्स भी हैं पर उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ मेरी सरकार इसको थोड़ी प्रगति पे लेके आए और थोड़ा कुछ इसके अंदर सहयोग प्रदान। आंदोलन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नाजायज है, आंदोलन जायज है। समस्याएं रहती हैं, हर समाज में रहती है, हर संगठन में और हर व्यवसाय में समस्याएं रहती है, लेकिन उसका एक रास्ता है। संगठन का काम होता है समन्वय का। समस्याएं
वो सरकार के सामने रखी जाती हैं और संगठन उसके में समन्वय का काम करता है। तो निश्चित रूप से रास्ता ऐसा अख्तियार करना चाहिए। मैं यहाँ ये बताना उचित समझते हुए बताऊं कि हमारा समय था, संगठन एक था, हम कोई भी समस्या है उसका ज्ञापन देते थे, सरकार 3 दिन में हमको बुलाती और टेबल पर बैठ के वार्ता करती और समझौता होता था। ये जो हड़ताल और ये इस ऐसे कठोर कदम की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उसका नुकसान किसी को नहीं, सरकार जनता को रिप्रेजेंट करती है, मरीज को उठाना पड़ता है और संगठन को भी ऐसा कोई कठोर कदम उठाने से पहले 3 बार सोचना चाहिए कि उसमें नुकसान मरीज का हो और जनता परेशान हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को भी समय रहते संगठन से बात करके और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। संगठन और सरकार दोनों मिलके अगर कोई टेबल पर समझौता करती है तो जनता परेशान नहीं होगी। यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अपनी कुछ सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं इस हॉस्पिटल में, क्योंकि वो आम आदमी के बीच में है। वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ जगदीश जी के साथ। जो रेजिडेंट है वो सबसे फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा है, वो उसका सबसे ज्यादा संपर्क जो है अपने मरीज के साथ और मरीज के अलावा मरीज के साथ आए हुए अटेंडेंट्स के साथ रहता है। 24 आवर उसको वार्ड में रहना पड़ता है। तो उसकी जो मूलभूत कुछ सुविधाएं हैं उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार उसमें कुछ व्यवस्था करे। सर्वप्रथम जो है हमारे हॉस्पिटल के अंदर रेजिडेंट्स, प्रत्येक वार्ड के अंदर रेजिडेंट के लिए कोई रूम की व्यवस्था नहीं है, ना उसके साथ कोई कंप्यूटर और वाईफाई इंटरनेट की व्यवस्था है जो सूचनाओं से वो अपडेट हो सके, रेफरेंस वो उस कंप्यूटर्स के थ्रू भेज सके दूसरे वार्ड में, और उसके रहने की सुविधाएं भी इस स्तर की नहीं है कि उन वार्डों में रह जा सके। दूसरी, उसको जो है उसकी हेल्थ पॉलिसीज, उसके लिए कोई जैसे उसका जो हेल्थ का बीमा है या उसके जो इमरजेंसी कुछ हो जाने पर, पिछली बार 2 हमारे रेजिडेंट्स की डेथ हो गई थी, लेकिन माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय ने उनकी सहायता की कोई भी प्रकार की घोषणा नहीं की। वो रेजिडेंट थे, रेजिडेंट रहते हुए उनके बीमे वगैरह भी नहीं होते, और क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी पहले से ही नहीं होता, तो उस समस्या को लेकर के। इसके अलावा जो है हमारे रहने की व्यवस्था जो हॉस्पिटल के अंदर है वो, और प्रत्येक रेजिडेंट यहाँ पे एमबीबीएस करके आता है तो उसको एनपीए या रिस्क अलाउंस टाइप का कुछ दिया जाए, ताकि यह है कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई के साथ अपना कंपनसेशन कर सके। हम ये चाहते हैं कि जो मेडिकल जो सर्विसेज है ये बहुत इमरजेंसी सर्विसेज है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें रियलिटी पे काम होना चाहिए। घोषणाएं हो तो घोषणा का पहले इम्प्लीमेंटेशन से पहले अच्छा खाका तैयार हो, मैन पावर बनाया जाए, क्योंकि जनता, आप ऐसी रूम में बैठ के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर घोषणा कर रहे हो और उसके बाद जनता इसमें फंस रही है और उसको पूरे सुविधा का फायदा नहीं हो रहा, तो कोई मतलब नहीं। और लास्ट में फिर स्टाफ और जो यहाँ वर्किंग फेलोज होते हैं उन्हीं को उस सारी व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। एसएमएस हॉस्पिटल जो है परिसर में ही नहीं बल्कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़े अच्छे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, लेकिन सिर्फ कमी है तो इस बात की कि आखिर पेशेंट यहाँ दुखी क्यों होता है, यहाँ क्यों नहीं आना चाहता, यहाँ से क्यों बाहर जाता है। इन सब कारणों का हमको पता लगाना पड़ेगा और ये पता लगा के सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि रोगी को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके और उसको बाहर हॉस्पिटल की तरफ रुख ना करना पड़े, क्योंकि एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अगर रोगी का इलाज नहीं होगा तो ये एसएमएस खाली नजर आएगा। वो दिन ना देखना पड़े, उससे पहले ही हमको सबको मिलकर हॉस्पिटल की छवि, एसएमएस हॉस्पिटल की छवि को सुधारना होगा। चलिए, बहुत सारे सवालात हैं यहाँ पर, बहुत सारे जवाब है। मैं आज सुझाव नहीं लेना चाहता, इन समस्याओं को यहाँ छोड़ देना चाहता हूँ। और ये समस्याएं इसलिए यहाँ छोड़ देना चाहता हूँ क्योंकि अब ऐसी कोई समस्याओं के सुलझाव की बात पे हम नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं न कहीं मुंह फाड़े खड़ी है और वो कहीं न कहीं बातें बहुत सारी निकल कर आई। अगर एसएमएस हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ होते तो शायद इन समस्याओं के बारे में हम निदान की कुछ बात कर पाते, मुफ्त दवा योजना के बारे में बात कर पाते कि क्यों नहीं यहाँ पर मिल पा रही है, यहाँ के पेंशनर्स क्यों परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर सही ढंग से वार्ड में सही व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, यहाँ की गंदगी क्यों है, इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है, उस पर सफाई क्यों नहीं हो पा रही, यहाँ पे ठेका प्रणाली के लोग क्यों परेशान है, यहाँ का नर्सिंग डिपार्टमेंट क्यों परेशान है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे बीच में है। आम आदमी भी परेशान है और वो आम आदमी क्यों परेशान है, क्यों जानना चाहता है, अपनी समस्याओं का हल क्यों मांगना चाहता है, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। अभी है, था में बदलने में समय नहीं लगता, फोटो पे माला चढ़ने में समय नहीं लगता,
ये शायद संवेदनाओं का विषय है। इस संवेदनाओं के विषय के साथ हमें जीना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, एसएमएस हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि आम आदमी की जिंदगी भी एक जिंदगी है, उसके बारे में सोचें, जाने। और अब जब हम अगली बार एसएमएस हॉस्पिटल पर जनमंच करें तो शायद सुविधाओं के बीच में करें। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दिल्ली में न्यायाधीशों के सम्मेलन में गहलोत ने सुधार के सभी मुद्दों को शामिल करने की उठाई मांग। कहा, न्याय प्रशासन के समाधान की दिशा में राज्य ने किया अच्छा काम। आज से प्रदेश में निःशुल्क जांच सेवा हुई शुरू। राज्य की स्वराज संकल्प यात्रा का आज चौथा दिन। आज माधड़ी और खैरवाड़ा में करेंगी जनसभाएं। सांगानेर में कर्फ्यू में सुबह 11:30 बजे से 1.5 घंटे की भीड़। लोगों ने खरीदा जरूरी सामान। इलाके में पुलिस जाब्ता मुस्तैद। श्रमिक की मौत के मामले में जोधपुर का बालेसर कस्बा आज दूसरे दिन भी बंद। मृतक के परिजनों ने शव उठाने से किया इनकार। कल धरने पर बैठे लोगों पर आरोपी ने चढ़ा दी थी पिकअप। और बीकानेर में HPCL का एक अधिकारी और एक कर्मचारी 5,000 की घूस लेते गिरफ्तार। फिलिंग स्टेशन में अनियमितताओं के मामले को रफा दफा करने के बदले ली रिश्वत। नमस्कार, महरो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। दिल्ली के विज्ञान भवन में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया और सम्मेलन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर ने की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री गहलोत ने न्याय प्रशासन में सुधार के सभी मुद्दों को शामिल करने की मांग की और राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के विषयों का दायरा बढ़ाने की मांग की। वहीं गहलोत ने इस क्षेत्र में राज्य में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि हाईकोर्ट मुख्य पीठ और जयपुर पीठ के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। राज्य न्यायालय प्रबंध के तहत 33 न्यायालय प्रबंधक के पद सृजित किए गए हैं और 45 ग्राम न्यायालय खोलकर संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। राज्य में हाईकोर्ट के कंप्यूटरीकरण के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान, उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। Setting up of various institutions at different levels, particularly because
The rise of population, the rise of cases as a result thereof, the rise of litigation, so that we required further infrastructure apart from the general courts to try and meet this need. प्रदेश की जनता को आज से निःशुल्क जांच योजना का तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ आज से 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर सभी मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 57 और सभी जिला